welcome in eShiksha. Let's again start Mission Net JRF. जून 2021 पेपर 2 कवर कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 3 क्लास नंबर 7। न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। जो लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं वो आपके स्पेशली नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से हैं, बट आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है और आपको जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, यूपी, एचई, एससी ये सारे एग्जाम्स अगर देने हैं तो इसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं। हम अपनी थ्योरी पढ़ रहे थे हम सभी पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी की कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की थ्योरियां हैं, ये आप जानते होंगे। व्यक्तित्व की मनोविश्लेषणात्मक जिसे कहते हैं, शरीर रचना सिद्धांत कहते हैं, शील गुण सिद्धांत कहते हैं। इस तरह से कई थ्योरीज हैं पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की। लेकिन आपके नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से सिर्फ थ्योरी लिखा होता कि आप थ्योरी पढ़िए तो आपको सारी थ्योरीज पढ़नी होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बस लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, जिसमें से आपका फ्राइड का नाम लिखा हुआ है, कार्ल रोजर्स का लिखा है, गॉर्डन आलपोर्ट, मैक्स वर्दीमर, कुर्ट कोफा, इतने लोगों का नाम लिखा हुआ है ना। तो हमें जितने लोगों का नाम लिखा है बस उन्हें ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन डीपली जितने भी आएंगे वहीं से आएंगे। अगर एक क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया जाता है, मान लीजिए अगर पूछ लिया गया अदर थ्योरी से, तो मैं थोड़ा सा उनका नाम बताती चल रही हूँ और किसने दिया है वो बताती चल रही हूँ, जिससे अगर क्वेश्चन बहुत ही लाइट आएगा वहां से अगर आना होगा तो आप उसे कर सको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पर्सनालिटी की थ्योरीज में हमने पढ़ा था साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें हमने सिगमंड फ्राइड को अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन इनसे ही बनता है बेसिकली, मैंने देखा है। जो फ्राइड को अच्छे से पढ़ लिया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और किसने दिया, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कह सकते हो कि जुंग ने दिया था, जुंग, और आपके एडलर ने दिया था। इन लोगों को अलग से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्राइड को हमने अच्छे से पढ़ लिया। जुंग और एडलर, अगर पूछता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी में और कौन से आते हैं तो आप जुंग और एडलर का नाम बता सकते हो। उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, इसे कहते हैं शरीर रचना सिद्धांत, रचना। ये इसमें कि किसी पर्सन का नाम आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बताती चल रही हूँ कि जो इसके मेन प्रोपोनेंट थे, यानी कि जिस प्रवर्तक, जो मेन प्रवर्तक थे थ्योरी के, वो थे आपके W.H. शेल्डन। ओके, और ये W.H. शेल्डन ने जो मतलब आपका थ्योरी दिया था, इसको शरीर के गठन, यानी कि जो आपका शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पे दिया था, और 3 तरीके के बताए थे इन्होंने। इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी,
और थर्ड था आपका एक्टोमॉर्फी। एक्टो एंडोमॉर्फी का मतलब होता है गोलाकृति, मेसोमॉर्फी का मतलब होता है आयताकृति तथा एक्टोमॉर्फी का मतलब होता है लंबाकृति। तो ये आपके W.H. शेल्डन ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन यानी शरीर रचना सिद्धांत के आधार पे। प्रोपोनेंट थे शरीर रचना सिद्धांत के, मेन प्रोपोनेंट यानी कि प्रवर्तक W.H. शेल्डन। इसी में जो दूसरे पर्सन हुए जिन्होंने क्या किया था, शरीर रचना के आधार पे पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का वर्णन किया था, क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था, वो थे आपके क्रैशमर। क्रैशमर थे, ठीक है। और इन्होंने भी जो व्यक्तियों का शरीर रचना के दृष्टि से व्यक्तित्व का यानी का कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप से, बॉडी टाइप से इन्होंने भी 3 तरीके बताए थे व्यक्तित्व के, जिसमें था आपका एस्थेनिक, दूसरा था आपका एथलेटिक, तीसरा था, थर्ड था आपका पाइकनिक। एस्थेनिक का मतलब होता है लंबकाय या कृशकाय, एथलेटिक का मतलब होता है सुडोलकाय या पृष्ठकाय, पाइकनिक का मतलब होता है गोलकाय या स्थूलकाय। तो ये आपके क्रैशमर ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे, ये पहला हो गया साइको वाला और ये आपका दूसरा। फिर आपका थर्ड जो थ्योरी थी वो थी ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी ट्रेट थ्योरी इसे कहते हैं शील गुण सिद्धांत। इसमें क्या किया गया कि व्यक्तियों को, जो पर्सन थे, उनके बॉडी टाइप के अनुसार नहीं बल्कि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज थी, शील गुण, उनके आधार पे वर्गीकृत किया गया उनकी पर्सनालिटी को। इसमें बेसिकली आपके काम किया जिसने, वो थे गॉर्डन आल्पोर्ट और दूसरे थे आपके कैटल। RB कैटल नाम था इनका, कैटल। और एक जर्मनी के थे, ब्रिटेन में बसे थे एक और मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था आइजजैंग। आइजजैंग नाम था। इन तीनों लोगों ने ट्रेट थ्योरी दी यानी कि शीलगुण सिद्धांत, जिसके आधार पे अलग अलग थ्योरीज है इनकी, जिसके आधार पे इन लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व हम निर्धारित कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी क्वालिटीज यानी कि उसके शील गुण द्वारा। तो कैटल और आइजजैंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके आल्पोर्ट आपके सिलेबस में है। आल्पोर्ट को पढ़ाने से पहले मैं कैटल को थोड़ा सा बता दूं कि जो आपके ये कैटल थे इनसे क्या पूछा जाता है। इनसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, तो ट्रेट थ्योरी दी थी पहली बार। और कैटल ने बात करी थी आपके शील गुण की, शील गुण की बात करी थी और इन्होंने 16 PF दिया था। ये पूछा जाता है, प्लीज गिव मी सेकंड। कैटल के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये जो पर्सन थे कैटल, कैटल ने जो थ्योरी दी ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी एक बार बता रही हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ सकता है, मे बी की पॉसिबिलिटी होती है। आल्पोर्ट आपके सिलेबस में है, इन्हें अभी कवर कर रहे हैं। कैटल को हम कर लेते हैं। कैटल ने आपकी जो थ्योरी दी इसे कहते हैं सरफेस
सरफेस एंड सोर्स थ्योरी। सोर्स थ्योरी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ये मुझे एक बार देखना होगा, तो आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दें। सरफेस को हम कहते हैं सतही और सोर्स को कहते हैं स्रोत। ठीक है, ये थ्योरी दी थी आपके कैटल में। और क्या जानना है आपको इसके बारे में? ये जो सोर्स है आपका, है ना, ये जो आपका सोर्स था, इसको मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए इन्होंने क्या दिया था? 16 pf दिया था, पर्सनल फैक्टर जिसे कहते हैं। pf का मतलब हो गया पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक। और क्या आपको जानना है इनके बारे में? ये 16 pf तो कभी आता नहीं है, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि एक 16 pf को कैसे डिवाइड किया गया है। तो 16 pf आपका है जो फैक्टर्स हैं। अभी आप एक चीज और जान लो तब मैं इसे बताती हूँ। ये 16 pf जो उन्होंने बताया है वो A, B, C ये सब कारक हैं, फैक्टर। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O दिया। उसके बाद आपका दिया Q1, ठीक है, Q2, Q3 और आपका Q4। तो Q1 में क्या दिया था इन्होंने? ये नहीं आने वाला, बस आप इतना याद रखिएगा कि ये लास्ट में इन्होंने Q तक दिया था, Q1, Q2, Q3, Q4 करके। इस तरह से ये 16 फैक्टर थे आपके। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जैसे उत्साही। उत्साही का मतलब है आउटगोइंग, इसका अपोजिट जो था वो एकांकी था। अधिक बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, स्थिर, दृढ़, हंसमुख, आध्यात्मिक, सामाजिक। ये आने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई बर्डन आपके ऊपर डालना नहीं चाहती। बहुत ढेर सारे हैं, व्यवहार कुशल, कल्पनावादी, बट ये नहीं आने वाला है, बस आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक चीज और दिया था, फैक्टर एनालिसिस दिया था। कैटल की बात अभी मैं कर रही हूँ, फैक्टर एनालिसिस। अगर पूछता है कि ट्रेड थ्योरी किस किस ने दी, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी आपकी आइसजैंग, गिलफर्ड और कैटल, ठीक है, इन सब ने मिलकर दी थी। बस इसमें आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये आइसजैंग जो महोदय थे, इनके लिए इन्होंने क्या बताया था? आदमी के, ये भी इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस दिया था, कारक विश्लेषण। आइसजैंग के साथ मिलके, आइसजैंग और गिलफर्ड के साथ मिलके कारक सिद्धांत, कारक सिद्धांत। तो ये आइसजैंग को भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इतना जान लीजिए कि इन्होंने भी 3 फैक्टर बताए थे पर्सनालिटी के। पहला न्यूरो, दूसरा साइको और तीसरा एक्सट्रो एंड इंट्रो। ठीक, ये 3 फैक्टर आपके आइसजैंग ने बताए थे। अब हम पढ़ेंगे आल्फोर्ड को, जो आपके सिलेबस में जिनका नाम डायरेक्टली लिखा है। गॉर्डन, आल्फोर्ड। अब इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है? इनकी भी थ्योरी को हमें पढ़ना है। मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए।
जो आपके गॉर्डन ऑलपोर्ट हैं, इनका जो ट्रेड थ्योरी रही, शील गुड सिद्धांत रहा, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने जो शील गुण थे, ट्रेड्स थे, उनको दो भागों में, ट्रेड्स को क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। पहले बोला कॉमन ट्रेड्स और दूसरे को बोला इंडिविजुअल या पर्सनल ट्रेड, इंडिविजुअल या फिर आप पर्सनल भी बोल सकते हैं। सामान्य शील गुण तथा व्यक्तिगत शील गुण। और ये सामान्य शील गुण क्या हुआ, कॉमन ट्रेड्स क्या हुआ, उन ट्रेड्स से जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं। मतलब है ये कॉमन जो शील गुण है आपका, सामान्य आपका शील गुण है, कॉमन ट्रेड्स है, वो आपकी संस्कृति में, जितने आपके कल्चर में या आपके सोसाइटी में जितने पर्सन है, सब में कॉमन रहता है, कॉमन पाया जाता है। और इसके विपरीत जो ये इंडिविजुअल आपका ट्रेट है, यानी कि व्यक्तिगत शील गुण है, ये जो बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है, रेयरली पाया जाता है। इस तरीके से इन्होंने ट्रेड्स को यानी शील गुण को क्या किया, डिवाइड किया। व्यक्तिगत शील गुणों का अध्ययन करना बहुत टफ होता है, इसकी स्टडी करना, क्योंकि ये बहुत रेयरली किसी में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत टफ होता है। लेकिन इसकी स्टडी क्योंकि मोस्टली ये सभी में कॉमन सा होता है, सामान्य सा होता है, इसलिए इसकी स्टडी करना आसान होता है। लेकिन जो आपके आल्पोर्ट महोदय थे, उन्होंने इससे ज्यादा जो आपके कॉमन ट्रेड्स थे, इससे ज्यादा इंडिविजुअल ट्रेड्स को इम्पोर्टेंट बताया। ठीक है। और ये जो व्यक्तिगत शील गुण थे आपके, पर्सनल और इंडिविजुअल, इसको भी तीन प्रवृत्तियों में, यानी कि तीन डिस्पोजिशन में इन्होंने डिवाइड कर दिया, तीन डिस्पोजिशन में। इसी कारण से इनकी थ्योरी को पर्सनल डिस्पोजिशन भी कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजिशन थ्योरी। हिंदी में से कहेंगे व्यक्तिगत प्रवृत्ति सिद्धांत, व्यक्तिगत प्रवृत्ति सिद्धांत। इसी कारण से, क्योंकि इन्होंने इस पे बहुत फोकस किया और इसे तीन प्रवृत्तियों में, तीन डिस्पोजिशन में डिवाइड कर दिया। अब ये तीन डिस्पोजिशन कौन थे? पहला है आपका कार्डिनल डिस्पोजिशन, जिसे कहते हैं प्रमुख प्रवृत्ति। दूसरा था आपका सेंट्रल डिस्पोजिशन, जिसे कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। और आपका थर्ड था सेकेंडरी डिस्पोजिशन, जिसे कहते हैं गौड़ प्रवृत्ति। कार्डिनल यानी कि प्रमुख प्रवृत्ति। कार्डिनल डिस्पोजिशन का क्या मतलब हुआ? प्रमुख प्रवृत्ति। इसका मतलब है कि वो शील गुण, वो ट्रेड्स जो हम छिपा नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कार्डिनल यानी कि प्रमुख प्रवृत्ति है, वो छिपा नहीं सकते, वो इनके बिहेवियर में ही, जैसे ये पर्सन है ना, ये बहुत ही ऑनेस्ट है ना, तो इसकी ऑनेस्टी कहीं छिप नहीं सकती, वो इसके बिहेवियर में क्या होगी, परिलक्षित होगी, यानी कि दिखाई देगी। जैसे कि आपके महात्मा गांधी जी जो थे, गांधी जी का क्या था? सत्य अहिंसा। इनको चिल्ला के बताना नहीं था कि देखो मेरे अंदर सत्य और अहिंसा का जो ट्रेट है, गुण है, वो है। ये हम क्या इनके व्यवहार में परिलक्षित होता था, क्योंकि इनका कार्डिनल ट्रेट था, यानी कि प्रमुख प्रवृत्ति थी, इसलिए हमें ये दिखाई देती थी। तो ये होती है कार्डिनल ट्रेट। अब जैसे आप हिटलर का नाम किस लिए लेते हो? कहते हो बहुत ही ऑटोक्रेटिक था, तो ये क्योंकि इनके व्यवहार में वो चीज परिलक्षित होती थी, इसलिए वो उनका प्रमुख प्रवृत्ति यानी कि कार्डिनल डिस्पोजिशन था। अब आगे आपका सेंट्रल यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति वाले जो शील गुण ट्रेट्स होते हैं, वो
पर्सन जो होता है उसमें अधिक एक्टिव रहते हैं, ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादातर व्यवहार में क्या होते हैं, परिलक्षित होते रहते हैं, दिखाई देते हैं, एक्टिव रहते हैं, परमानेंट एक्टिव रहते हैं, आप कह सकते हो सेंट्रल जैसे। और ये मेनली यही जो गुण होते हैं ना, ये 5 से 10 होते हैं, लगभग 5 से 10 व्यक्ति में हो, 5 से 10 ये ऐसे गुण होते हैं, शील गुण, जो हर व्यक्ति में रहते हैं और यही किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी की आप कह सकते हो रचना करते हैं, किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को बनाते हैं। जैसे कि आपका आत्मविश्वास हो गया, आत्मविश्वास, सामाजिकता, सोशलिटी, आत्मविश्वास का मतलब सेल्फ बिलीव है आपको, और आप व्यवहार कुशल, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ये सब चीज क्या है, सेंट्रल डिस्पोजिशन यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति है। ठीक है, अब आगे आपका सेकेंडरी यानी कि गौड़। गौड़ में क्या होता है, ये जो प्रवृत्ति होती है, गौड़ प्रवृत्ति होती है, इसके शील गुण जो होते हैं बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, बहुत ही कम महत्वपूर्ण होते हैं और कभी दिखाई नहीं देते, परिलक्षित जिसे कहते हैं, परिलक्षित नहीं होते, दिखाई नहीं देते। और इसमें क्या आपको जानना है, इनकी सहायता से अगर किसी का आप सेकेंडरी ट्रेड जान के, गौड़ आप शील गुण जान के किसी की व्याख्या किसी की नहीं कर सकते हो, इसकी सहायता से किसी व्यक्ति की व्याख्या पॉसिबल है ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे जो आपका कार्डिनल प्रवृत्ति है ना, बस 2 मिनट में बात कर रहे हैं, हेलो, कार्डिनल है ना, जो आपका सेंट्रल है, सेंट्रल और सेकेंडरी, कुछ व्यक्तियों में ये सामाजिकता क्या हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है, और कुछ व्यक्तियों में ये गौड़ हो सकती है, ये दिखाता ही ना हो कि मैं सामाजिक हूँ, छुप छुप के वो काम करता हो, सामाजिकता का फर्ज निभाता हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें एक चीज और जान लीजिए कि इन्होंने क्या दिया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ये किसने दिया है, फंक्शनल ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी, इसे हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक, कार्यात्मक स्वायत्तता, स्वायत्तता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो होता है ना, गत अनुभूति से, जो प्रीवियस उसको एक्सपीरियंस हुए हैं उससे प्रभावित होकर काम नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से वो काम करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज का कि वो किसी चीज को सोच के या कोई अपनी प्रीवियस आप अनुभूति एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई गरीब व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये मेहनत कर रहा है, इसलिए मेहनत कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और यही व्यक्ति जब अमीर बन जा रहा है, धनी बन जा रहा है, ये रिच हो जा रहा है, हाँ, तो वो आदतवश क्या करेगा, कठोर श्रम करना नहीं छोड़ेगा, हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ेगा। बस अब इसका जो पहले का एक्सपीरियंस था, ये गरीब था और इसे धन कमाना है, इसको छोड़ देगा, है ना, ये लक्ष्य नहीं रह जाएगा धन कमाना, ये लक्ष्य नहीं रह जाएगा, बल्कि ये हार्ड वर्क करता रहेगा। इसी को कहते हैं कार्यात्मक स्वायत्तता यानी कि फंक्शनल ऑटोनॉमी। इसमें अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आपके ऑल पोर्ट भी अब खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गए का मतलब है कि फिनिश हो गया अभी, तो फ्राइड हो गए आपके, ऑल पोर्ट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रोजर्स को, मैक्स वर्दीमा को और कुर्ट-कोफ्ता को कवर कराऊंगी। Thank you and all the best.